नमस्कार, जी बिजनेस पर शाइनिंग इंडिया का क्रम जारी है और अब रियल एस्टेट बजट स्पेशल की बारी है। मैं हूं दीपक यादव। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्री के तौर पर 5वां अमृतकाल का पहला और मोदी सरकार 2.0 का अंतिम पूर्णकालीन बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने बजट को अगले 25 साल का ब्लूप्रिंट बताया। जानकारी से बड़ा ही संतुलित और आशावादी मान रहे हैं। हमारा ये शो रियल एस्टेट और इंफ्रा से जुड़ा हुआ है, लिहाजा हम उसी पर फोकस रखेंगे। दरअसल वित्त मंत्री ने इंफ्रा सेक्टर को सीधी तौर पर कई सौगातें दी हैं, तो वहीं रियल एस्टेट के लिए कुछ डायरेक्ट तो कुछ इनडायरेक्ट ऐलान किए हैं। बजट को इंफ्रा और रियल एस्टेट सेक्टर के दिग्गज कैसे देख रहे हैं, उनसे ही समझेंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि वित्त मंत्री ने इन सेक्टर्स पर क्या कुछ कहा है। तो तमाम बातें कही हैं उन्होंने, जैसा कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है, जैसा कि उन्होंने हाउसिंग की बात की। हाउसिंग पे ज़्यादा कुछ नहीं दिया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत कुछ मिला है। तो हमारे साथ तमाम मेहमान हैं। सबसे पहले मैं उनसे आप परिचय कराता हूं। हमारे साथ हैं संजय दत्त जी, MD टाटा रियल्टी, और हमारे साथ हैं हिमांशु चतुर्वेदी जी, चीफ स्ट्रैटेजी एवं ग्रोथ ऑफिसर टाटा प्रोजेक्ट। राजन बंदेलकर जी हमारे साथ, नेशनल प्रेसिडेंट नरेटको, और गुलाम जिया साहब हैं, ED नाइट फ्रैंक इंडिया। तो बहुत स्वागत करेंगे सर आपका जी बिजनेस पर, और काफी शानदार पैनल। और आज मुझे लगता है जो दिन है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का ही है, और मुझे लगता है इसीलिए हिमांशु जी आपको रियल एस्टेट के सारे दिग्गज घेर के बैठे हुए हैं। तो शुरुआत आपसे ही करते हैं कि हमने देखा कि रियल एस्टेट में तो थोड़ा कुछ कम दिया गया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा बरसात हुई है। तो सबसे पहले तो मेरा आपसे सवाल यही होगा कि आपका रिएक्शन क्या है? आई थिंक बजट के पहले अपनी एक्सपेक्टेशन दी थी 10 लाख करोड़ की, तो आई एम श्योर मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने कहीं पढ़ा है, सुना है, एंड काफ़ी अच्छा बजट है। लास्ट ईयर एक बोल्ड बजट था, इंफ्रास्ट्रक्चर में 35% बढ़ाया था प्रावधान, एंड उसी क्रम को इस बार भी फिर किया है, 33% बढ़ा के 10 लाख करोड़। तो काफ़ी अच्छा बजट है, एंड सेक्टर के हिसाब से काफ़ी कमेंडेबल है। मुझे लगता है सर सेंट्रल विस्टा कुछ ज़्यादा शानदार बनाया है आपने, उसी का असर है ये। बहरहाल राजन सर आपके पास आते हैं। जैसा कि हमने देखा कि प्रधानमंत्री आवास योजना को 79,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा LTCG में भी ऐलान किया गया है, 10 करोड़ तक का कैपिंग लग गई है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा सीधे तौर पर रियल एस्टेट को कुछ नहीं मिला है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में अगर हम देखें तो बहुत कुछ दिया गया है। तो आपका रिएक्शन क्या है बजट को देखते हुए? पहला, दीपक जी, निर्मला सीतारमण जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने ये अमृतकाल का जो बजट दिया है, ये सच में आम आदमी के लिए बजट है। तो मैं रियल एस्टेट के पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि निर्मला सीतारमण जी और मोदी जी ने आम आदमी के लिए फरवरी के महीने में दिवाली का बोनस दिया हुआ है। फरवरी के महीने में दिवाली का बोनस इसलिए कि अगर 15 लाख तक जिसका भी एनुअल इनकम है, उसको सीधे सीधे 1 लाख रुपए का बेनिफिट हो गया। मतलब वो कहते हैं ना कि उसको 1 महीने की तनख्वाह एक्स्ट्रा मिल गई। अब इसका फायदा डायरेक्ट रियल एस्टेट पे ये पड़ता है कि अगर आप देखो तो रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा बिकता है वो अफोर्डेबल बिकता है। अफोर्डेबल में जो भी आदमी घर खरीदता है वो 40 से 60 लाख 70 लाख तक का रेंज में होता है। तो उसको हमेशा ही दिक्कत ये रहती थी कि उसको बजट में 2 से 5 लाख रुपया कम पड़ रहे थे। जो 2 से 5 लाख रुपया कम पड़ रहे थे ना, वो आज ये जो उसको लाख रुपया एक्स्ट्रा मिला है, उसके वजह से उसको लोन में ऑटोमेटिकली बहुत इजीली लोन मिल जाएगा। अगर आपने देखा होगा तो हमारे कम से कम जितने भी फ्लैट बुक होते थे ना, 10 से 12% फ्लैट सिर्फ होम लोन नहीं बैठने की वजह से कैंसिल होते थे। तो सबसे पहला तो ये बेनिफिट हो गया। दूसरा बेनिफिट जो PMAY का, अगर आपको याद होगा तो हमने भी एक मांगे रखी हुई थी कि ऐसे हमने काफी मांगे रखी हुई थी, लेकिन बोलते हैं ना कि कुछ नहीं तो कुछ तो मिला। वैसे PMAY में इन्होंने जो 79,000 करोड़ रुपया दिया है वो सरासर बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये भी बेनिफिट जो है ना आम आदमी और मिडिल इनकम के लोगों के लिए जाता है। अब तीसरी बात अगर मैं बोलूं कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को जो अगर इन्होंने पैसे दिए हैं ना, तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है ना, वहां पर ऑटोमेटिकली आपका आवास आना चालू हो जाता है। आपका समझो रोड नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली वहां पर कॉलोनीज आने चालू हो जाते हैं, मेट्रोस चले जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो आम आदमी को भी लगता है उसका कम्यूटिंग टाइम वगैरह बच जाता है। चौथी बात यह है कि इन्होंने जो स्टेट को 50 साल के लिए फ्री ऑफ इंटरेस्ट जो लोन दिया हुआ है, और उसमें एक कंडीशन डाली है जो हमारे लिए बहुत अच्छी है कि बोला है कि ये पैसे सारे आपको 1 साल के अंदर ही यूज करना है। जी।
तो इससे क्या होगा कि सारे स्टेट इस पैसे को यूज करेंगे, और इसमें भी इन्होंने टायर 2 और टायर 3 सिटीज को बहुत ही पहलू दिया हुआ है। और एक बात जो अपन सारे लोग आज बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, तो उसको भी एक ग्रीन एनर्जी को प्रमोशन दिया हुआ है। और छोटे बिजनेसमैन के लिए जो क्रेडिट गारंटी लिंक स्कीम थी, इसमें 2 लाख करोड़, जो अगर आपने देखा होगा तो कोरोना के टाइम पे इसका काफी लोगों ने बेनिफिट लिया हुआ है, और इसमें 1% इंटरेस्ट में भी इन्होंने इनको बेनिफिट दिया हुआ है। बिल्कुल। तो ओवरऑल बजट बहुत अच्छा है। ओवरऑल बजट बहुत अच्छा है। संजय जी, आपके पास आऊंगा और आपसे समझना चाहूंगा सर, बजट से पहले जैसा कि राजन सर ने भी बताया कि डिमांड बहुत सारी थी और वो डिमांड वाजिब भी थी, लेकिन बजट के बाद हमने देखा कि बहुत कुछ नहीं मिला रियल एस्टेट को, लेकिन उसके बाद भी राजन सर का कहना है कि बजट बहुत अच्छा है। तो इसको कैसे समझें? जब भी देश की तरक्की होती है सब कुछ अच्छा हो जाता है। सो अगर आपकी आमदनी बढ़ रही है तो सब कुछ अफोर्डेबल हो जाता है। और सो मैं इनसे सहमत हूँ कि जो भी उन्होंने बात की वो सबका इफेक्ट होगा। बट एक नज़रिया है कि अगर आप इस सेक्टर को एक्सेलरेटेड पेस पे बढ़ाना चाहते हैं, उसी एक्सेलरेटेड पेस पे जिस हिसाब से आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया है, जिस हिसाब से रेलवे की और एयरपोर्ट्स की बनाने की चिंता इन्होंने दिखाई है और उस पर इन्होंने इतना खर्चा कर रहे हैं, उसी तरीके से अगर रियल एस्टेट सेक्टर को कुछ बेनिफिट्स देते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग चाहते हैं कि इस देश में सभी लोग इन्वेस्टमेंट से लाभ उठाएं। अब मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती कि अगर रियल एस्टेट में कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको डिस्करेज क्यों किया जाता है, उसको कैपिटल गेन्स क्यों लगाए जाते हैं। तो डायरेक्शनली अगर बेशक शायद स्पेकुलेटिव को कम करने के लिए वो जो टैक्स एग्जम्पशन होती है कैपिटल गेन की 10 करोड़ से ऊपर, वो अब नहीं मिल सकती, तो शायद HNI और अल्ट्रा HNI के लिए वो सही बात है। लेकिन डायरेक्शनली वो सही नहीं है, क्योंकि हम चाहते थे कि रियल एस्टेट को भी ऐसे एसेट क्लास प्रमोट किया जाए, जैसे हमने रीट के थ्रू हमने किया है। कितने ही लोग आज रियल एस्टेट, कमर्शियल रियल एस्टेट, प्रोफेशनली मैनेज कंपनीज के थ्रू रीट्स ले पाते हैं, जो कि हम चाहते थे शायद दूसरे सेगमेंट्स ऑफ रियल एस्टेट में भी वो आ सके। बिल्कुल। हमने सर सुना इसमें कि रीट में भी कुछ इन्होंने टैक्स लगाया हुआ है, रीट को भी लेकर ब्लू फाइन में दिया हुआ है, उस पर एक बार विस्तार से बताएंगे कि क्या हुआ है? देखिए, रीट में काफ़ी चीज़ें थी जो इंडस्ट्री की डिमांड थी। सबसे पहली डिमांड तो मैं ये बताना चाहूँगा कि 175 मिलियन स्क्वायर फीट है इस देश में, जो कि ITSC-Z है, जिसकी 50% ओनरशिप रीट के अंदर है। उसमें सनसेट क्लॉज आ चुका है। पिछले साल फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था कि हम SEZ अमेंडमेंट ला रहे हैं ताकि जो 40 मिलियन स्क्वायर फीट जो खाली पड़ा है SEZ में जी, उसमें डोमेस्टिक टैरिफ कंपनी आ सकें। ओके। वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो वो तो सबसे बड़ी चिंता वाली बात है, बिकॉज उसके बगैर तो रीट का धंधा ही मतलब चौपट है। अगर आज आप देखें स्टॉक मार्केट में तो रीट्स के जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी इम्पैक्ट हो चुकी है। बिल्कुल। यानी एक तरफ हम देख रहे हैं कि रीट की तमाम संभावनाएं हैं, तमाम एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भारत में रीट को लेकर बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक तरह से हम देखें तो बहुत ज्यादा उसको प्रोत्साहन मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। थोड़ा टाइम लगता है सरकार को वो बेशक मंजूर कर रहे हैं और उसको अप्रूव कर रहे हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करते करते 2-3 साल लग जाते हैं। लग जाता है, एग्जैक्टली। गुलाम सर, आपके पास आएंगे। इंफ्रा सेक्टर की थाली में 56 भोग हैं और रियल एस्टेट की थाली में सैलेड है, ग्रीन सैलेड है। तो क्या रियल एस्टेट को फिट रहने की सलाह दी जा रही है कि इंफ्रा सेक्टर जो है वो तंदुरुस्त हो जाए और आप पहले फिट हो जाइए, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, बहुत ही बेसिक प्राइमरी सी बात है जिस पे मैं थोड़ा आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगा। वो यूँ है कि हम अगर, चूँकि हम मुंबई शहर में बैठे हैं, दूसरे भी शहरों की अगर बात कर लें, बेंगलोर कह लें, दिल्ली कह लें, हम एक तरफ इस बात को लेकर अक्सर रोते रहते हैं कि हमने मकान तो बना लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं गया। मकान बन गए, मेट्रो अब बन रहा है, हाई स्पीड रेल फिर बनेगी, वगैरह वगैरह। तो यहाँ जब आखिर एक बहुत अरसे बाद फोकस सही हो रहा है कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइएगा, उसके बाद मकानों की चिंता करें, तो ये तो मेरे ख्याल से कोई बुरी बात नहीं है। बस ये है कि कुछ समय तक के, और ये चीज़ भी गौरतलब है कि जो पिछले 5-6 सालों के दौरान हम लगातार रियल एस्टेट में आती हुई गिरावट को लेके चिंतित थे, पिछले साल इस चीज़ में एक कंप्लीट टर्न अराउंड देखा गया।
रियल एस्टेट बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। तो ये वक्त ऐसा है कि शायद हमें और ज़्यादा इस चीज़ों को लेके रोना नहीं चाहिए कि हमारे लिए कुछ ज़्यादा नहीं किया गया, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी जो कुछ किया गया है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट रियल एस्टेट पे आता हुआ दिख रहा है। क्योंकि पिछले साल भर में एक कारण बताइए जिसके कारण रियल एस्टेट में टर्न अराउंड हुआ हो। सरकार पिछले 5-6 सालों से लगातार कई सारे रिलैक्सेशंस और सुविधाएं दी चली जा रही हैं। एक ही चीज बदली है कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल होता हुआ दिख रहा है, तो रियल एस्टेट में भी वो उठाव आया है। तो हम उस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते कि इंफ्रास्ट्रक्चर का इंप्रूवमेंट का डायरेक्ट बेनिफिट लिविंग स्टाइल पर होता है, लोगों के रहने के मेयार पर होता है, जिसकी वजह से लोगों के लिए मकान खरीदना भी आसान होता चला जाता है। तो एक तरफ वेल्थ क्रिएशन हो रही है, दूसरी तरफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रहा है, तो रियल एस्टेट डायरेक्ट बेनिफिशियरी है। मैं तो ये मानने को तैयार ही नहीं हूं कि रियल एस्टेट के लिए ग्रीन सैलेड बखौल आपके जो कह रहे हैं सिर्फ ग्रीन सैलेड नहीं है, ये तो मेरे हिसाब से एक 7 कोर्स मील है जो आज रियल एस्टेट के लिए आपको शायद तुरंत ना दिखाई दे, अगले साल भर में आपको बिल्कुल दिखाई देगा कि रियल एस्टेट दोबारा उठता हुआ दिखाई देगा। संजय सर कुछ कह रहे हैं। वेरी क्विकली, मैं इनसे सहमत हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर का रब ऑफ इफेक्ट होता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं इस सेक्टर में। आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत मार्जिन्स को इम्पैक्ट कर रही हैं और ये वाइबल नहीं है प्रोजेक्ट्स। और अगर आप ड्यूरेशन देखते हैं अप्रूवल्स की, उसमें भी बहुत सफ़र करते हैं। तो वो इस सेक्टर में जो एक परिवर्तन चाहिए इसको आगे बढ़ाने के लिए, वो हमें मिल नहीं रहे हैं, दिख नहीं रहे हैं अभी। तो फॉर एग्जांपल लैंड पे जुरिस्डिक्शन होती है स्टेट गवर्नमेंट्स की, और स्टेट गवर्नमेंट्स टाइम लेती है प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करने में, अप्रूवल लेने में और बनाने में, और जो हिंड्रेंसेस आती हैं अप्रूवल प्रोसेस में जी, उससे जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज है। तो एक तरफ इकोनॉमी का रब ऑफ इफेक्ट बहुत स्ट्रांग है और वो अच्छा है, बट दूसरी तरफ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस शायद इस सेक्टर को पिछाड़ रही है। बिल्कुल, जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देती है। फिलहाल ये चर्चा तो लंबी चल सकती है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर इसी चर्चा को जारी रखेंगे। तो शाइनिंग इंडिया में रियल एस्टेट स्पेशल जारी है और हमारे साथ तमाम इंडस्ट्री दिग्गज बने हुए हैं और उनसे बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले सुन लेते हैं कि वित्त मंत्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर क्या कुछ ऐलान किए हैं। सबसे पहले उसको सुनते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 50 additional airports, heliports, water aerodromes and advanced landing grounds will be revived for improving regional air connectivity. Railways. A capital outlay of 2.40 lakh crores has been provided for the railways. तो हिमांशु सर, वैसे तो इंफ्रास्ट्रक्चर में NIP है और आपका MMLP है, 100 प्रोजेक्ट और अभी सरकार ने चिन्हित किए हैं। तो इंफ्रा में तो इतना कुछ है कि मतलब बताना शुरू करें तो शायद शब्द कम पड़ जाएंगे। लेकिन क्या सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ स्मूथ चल रहा है, कुछ समस्या नहीं है? समस्या ऑफ हर जगह होती है, यहाँ भी है। पिछले 1 साल से जो मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज आए हैं, यूक्रेन रशिया वॉर हो गया, आपके लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ गए हैं, आपके कमोडिटी प्राइस बढ़ गए हैं, तो उसका इम्पैक्ट आया है सभी कंपनीज़ पे। लेकिन आई थिंक ये एक सेक्टर है, आपने बोला कि इतना कुछ है, ये एक सेक्टर है जहाँ जो कंपनीज जो काम कर रही हैं उनके लिए डिमांड एक इशू नहीं है, काफ़ी ज़्यादा है। एंड इस मामले में आई थिंक फोकस काफ़ी अच्छा है सरकार का, क्योंकि अगर आप देखें आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका एक इम्पैक्ट आ रहा है क्वालिटी ऑफ लाइफ पे, जो आपने बात किया था जी। दूसरा इम्पैक्ट आ रहा है आप का जो पूरा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट आपका कम हो रहा है। इंडिया बाकी कई कंट्रीज चाइना के कंपैरिजन में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट उसका हाई होता है, तो उससे आपका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होगा। उसी के साथ में पूरा जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव सरकार ने दिए हैं, 2 लाख करोड़ का प्रावधान किया है, उससे करीब 30 लाख करोड़ का बोल रहे हैं प्रोडक्शन होगा, वो कॉम्पिटिटिव होगी, आप उसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे। राइट। सो
तीनों चीज़ें देख रहे हैं एंड द थर्ड मेजर थिंग जो हम लोग की एक कंट्री और जो हम लोग फेस कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, डिकार्बनाइजेशन, उसके लिए हम लोगों ने टारगेट सेट किया है 2070 तक नेट ज़ीरो जाएंगे। बिल्कुल। उसके लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए। आई थिंक एस्टिमेट्स हैं कि करीब शायद इंडिया को ही केवल हर साल करीब 8 लाख करोड़ एडिशनल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके। तो एक बिगनिंग की है इस बार सरकार ने, 35,000 करोड़ का उन्होंने प्रावधान किया है और उससे कैटलिस्ट होके और फर्दर इन्वेस्टमेंट आएगा, तो दैट वे इट्स अ गुड वन। ओके राजन सर, एक और सवाल मेरा ये बनता है कि सीआरजीओ स्टील की मैन्युफैक्चरिंग समेत कई और मेटल के लिए रॉ मटेरियल में कस्टम ड्यूटी पर छूट दी गई है। क्या इससे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम होगी, इनपुट कॉस्ट कम होगी? सर ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि क्या होता है कि ये तो बजट आज ही निकला हुआ है। हाँ बेशक क्या होता है कि ये जब ड्यूटी वगैरह कम करते हैं ना तो कॉस्ट कम नहीं होती है, लेकिन ड्यूटी बढ़ाए तो कॉस्ट तुरंत बढ़ जाती है। ये एक अपने देश में अनफॉर्चुनेट थिंग है, तो ये देखना पड़ेगा इसके अंदर। इतने जल्दी इसके बारे में बता नहीं सकते। ओके संजय सर, एक मेरा सवाल ये कि हमने देखा कि जब रियल एस्टेट पर वित्त मंत्री ऐलान कर रही थी, उनका ग्रीन प्रोजेक्ट पर और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी फोकस था, सस्टेनेबल सिटीज़ पर काफ़ी फोकस था, लेकिन हम उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देख पा रहे हैं कि उस बयान में, हालांकि बजट स्पीच में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं भी होता है, लेकिन इंसेंटिव्स हैं क्या ग्रीन प्रोजेक्ट बनाने के लिए, ग्रीन सिटी बनाने के लिए? आज की डेट में बिजनेस को सस्टेन करने के लिए अगर आपकी कंपनी ने ग्रीन को अडॉप्ट नहीं किया तो बिजनेस को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। सस्टेनेबिलिटी इतनी क्रिटिकल हो गई है आपके बिजनेस के लिए कि आप जितनी भी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं, उनके बोर्ड ने उनको मैंडेट दिया है कि यू कैन ओनली गो अगर आपके प्लांट, इक्विपमेंट, बिल्डिंग्स, environment in which they produce goods and services अगर ग्रीन नहीं है तो दे कैन नॉट सेट अप द इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, सो बहुत क्रिटिकल है। मेरे ख्याल से इंडिया ग्रीन में एशिया का लीडर है। 750 मिलियन स्क्वायर फीट में से कम 60% ग्रीन बिल्डिंग्स हैं और हाल ही में ग्रीन फंडिंग भी चालू हो गई है। काफ़ी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन अगर आप सर्टन प्रोग्राम्स, उनके एच प्रोग्राम्स में क्वालिफाई करते हैं तो आपकी फंडिंग में रियायत दी जाएगी, आपकी अफोर्डेबल हाउसिंग भी ब्याज दर कम लगेगा फॉर एग्जांपल। तो मेरे को लगता है कि काफ़ी इंसेंटिव है। स्टेट लेवल पे अगर सरकार प्रॉपर्टी टैक्स कम करती है, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन कम करती है, तो मेरे ख्याल से और इंसेंटिव और ज़्यादा विजिबल हो सकता है। बिकॉज एक आम आदमी को शायद उतना महसूस नहीं होता है, लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो ये ऑलमोस्ट इनएविटेबल है। हमारा गोल है 2070 का और टाटा ग्रुप का भी हमारा गोल है 2045 के आसपास का टू बिकम नेट ज़ीरो कार्बन, क्योंकि काफ़ी बिजनेसेस हैं जो कि कार्बन फुटप्रिंट उसका बहुत हाई है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए अगर आज हमने शुरुआत नहीं करी तो आने वाले वक्त में हालात बदतर बन जाएंगे। तो ये बहुत क्रिटिकल है मेरे हिसाब से। हम कितने कदम चल चुके हैं सर? हमारी सारी बिल्डिंग्स, अफोर्डेबल हाउसिंग, मीडियम लग्जरी, ऑल ऑफिस बिल्डिंग्स 100% ग्रीन, मिनिमम गोल्ड स्टैंडर्ड्स हैं और मैक्सिमम कमर्शियल तो हमारे प्लैटिनम है। और इंडिया का फर्स्ट नेट जीरो कार्बन बिल्डिंग बाय इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन रामानुजम इंटेलिजेंट पार्क चेन्नई में हमको मिला है। बिल्कुल। राजन सर कुछ कह रहे हैं सर, क्विक रिस्पॉन्स चाहूंगा। सर मैं क्या कहता हूँ कि एमओएफ में हमको सारे कंडीशंस ऐसे हैं ना जो ग्रीन में सिल्वर तक तो सारे लोग ही पहुंच जाते हैं। तो इसलिए मैं क्या चाहता हूं कि इसके अंदर जैसे संजय जी ने बताया कि अगर डायरेक्ट बेनिफिट देवे, हालांकि इस बजट में जो भी रियल एस्टेट को बेनिफिट दिया वो इनडायरेक्ट दिया हुआ है, डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है। तो इसके फाइन प्रिंट में अगर डायरेक्ट बेनिफिट दे ना तो 100%, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि ग्लोबल वार्मिंग से बचना चाहता है, अगली पीढ़ी के लिए अच्छे दिन और सुनहरे मौके देना चाहता है। ठीक बात है। गुलाम सर एक अंतिम सवाल आपसे लेंगे, क्विक रिस्पॉन्स चाहूंगा इस पे कि हमने फ्यूचर की तो बात की, ब्लूप्रिंट की हम बात कर रहे हैं 25 साल के, लेकिन एक बहुत बड़ा सच ये भी है कि रियल एस्टेट में ऐसे तमाम प्रोजेक्ट हैं जो स्टक पड़े हुए हैं सिर्फ फंड की कमी से। स्वामी फंड आया है, अच्छा कर रहा है, इस बार भी डिमांड थी कि स्वामी फंड का शायद दायरा बढ़ेगा, उसकी परिभाषा बदलेगी, वैसा कुछ हुआ नहीं। तो वो जो स्टक प्रोजेक्ट हैं, जो लोग
फंसे हुए हैं उनका क्या होगा, वो कैसे पूरे होंगे? देखिए, एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस मामले में वो समझना ये है कि कई सारे प्रोजेक्ट्स जो स्टक थे, जो अटके हुए थे, उसका कारण था मार्केट जो ख़राब हुई थी। आज से 3 साल पहले जब सेल्स नहीं हो रही थी, वेलोसिटी ऑफ सेल्स बहुत गिरी हुई थी, प्राइस इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा था, तो कई सारे प्रोजेक्ट उस कारण से अटके पड़े हुए थे। दूसरे भी हैं जहां पर खुर्द-बुर्द हुई होगी, जहां पर प्रोमोटर्स ने कुछ गड़बड़ियाँ की होंगी, उस वजह से अटके थे। लेकिन कई सारे प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली मार्केट सुधरने के कारण उस दायरे से बाहर आ चुके हैं या आ रहे हैं। तो एक्चुअली ये जो चिंता इतनी बड़ी नहीं है जितनी आज से शायद साल 1.5 साल पहले थी। और आगे चलते हुए जैसे मार्केट में और इम्प्रूवमेंट आ रहा है, उसको गौर करते हुए मुझे लगता है कि हालात और सुधर रहे हैं। और जैसा हमने कहा, स्वामी ऑलरेडी एक काफी अच्छा काम कर रहा है। हमें उम्मीद थी कि उनका बजटरी एलोकेशन बढ़ाया जाएगा और शायद नहीं हुआ है। बिल्कुल। आगे चल के हमें उम्मीद है कि इस तरह की और चीजें गवर्नमेंट गौर करेगी। लेकिन मार्केट तो इंप्रूव हो रही है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मकान अटके पड़े थे, वो धीरे धीरे उनके मकान मुकम्मल होते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, यानी इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार का जो बजट है वो बजट शाइनिंग इंडिया, जैसा कि हमारी थीम है, वैसा ही कुछ नजर आ रहा है। 25 साल का ब्लूप्रिंट है, जैसा कि वित्त मंत्री ने भी कहा। काफी चीजें हैं, कुछ डायरेक्ट हैं, कुछ इनडायरेक्ट हैं, लेकिन कुछ हकीकत, कुछ सच्चाइयां ऐसी भी हैं जो थोड़ी मुश्किल पैदा करती हैं। जैसे मैंने स्टक प्रोजेक्ट की बात की, लाखों लोग उसमें फंसे हुए हैं, अगर उस पर भी कुछ आता तो शायद और बेहतर होता। हालांकि ये चर्चा इतनी विशाल हो सकती है कि शायद समय हमेशा कम पड़ेगा, और आज भी कम पड़ा। तो बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे राजन सर, संजय सर और हिमांशु सर और गुलाम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस शानदार चर्चा में भाग लेने के लिए और रियल एस्टेट की दशा और दिशा बताने के लिए। तो आज के इस शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए जी बिजनेस पर। नमस्कार।